चलिए सर, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सैलरी टॉपिक का, सैलरी चैप्टर का लास्ट टॉपिक। पिछला सेशन थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया कि चलो आप भी इस टॉपिक को आराम से देख लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सेट बी में, ठीक। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देता हूं, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना सेट बी में। सारा टॉपिक हो चुका है क्लास में, सेट ए हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सैलरी का रिवीजन प्लान आपको दे चुका हूं, ठीक। बस इस टॉपिक को मैं स्टैंड अलोन अलग कर दिया, अब जो भी देर लगे समझाने में। सर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सैलरी से रिलेटेड रिलीफ है, इसको आप रिबेट मत कहना, इसको आप डिडक्शन मत कहना। ये रिबेट एक आप पढ़ते हैं रिबेट, एक आप पढ़ते हैं डिडक्शन, ये एक अलग ही वर्ड है रिलीफ। एक आपने शुरू की क्लास में पढ़ा हुआ है मार्जिनल रिलीफ, उससे मिक्स मत करना। आपने शुरू में जो पढ़ा वो है मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज से रिलेटेड है, ये रिलीफ सैलरी से रिलेटेड है, लेकिन मिलता कहां है? टोटल टैक्स में माइनस करके मिलता है सैलरी से रिलेटेड। कहां माइनस करेंगे? टोटल टैक्स में। जहां पर आप टीडीएस माइनस करते हो, जहां पे एडवांस टैक्स माइनस करते हो, वहीं पर इस रिलीफ को भी माइनस करेंगे। बट ये रिलीफ कंप्यूट कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है, क्यों होता है, वो जानना जरूरी है। सर ये रिलीफ जो है आपका पेज नंबर 6.44 में, इसको कहां माइनस करते हैं? टोटल टैक्स में से माइनस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89। जो भी अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिलीफ कंप्यूटेशन का सैलरी से कनेक्टेड है। थोड़ा बहुत यहां लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फैमिली पेंशन से भी रिलेटेड है, लेकिन वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस यहां दिया हुआ है। अब इसका कॉन्सेप्ट और फंडा बताता हूं पहले मैं आपको कि ये रिलीफ आपको चाहिए क्यों और क्या है ये रिलीफ। सर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 फ्रेश पेज से नोटिंग कीजिएगा, जो बच्चे आपको नोटिंग करनी है, ठीक। सर इसको आप रिबेट नहीं कहना, आप इसको डिडक्शन मत कहना। रिलीफ सैलरी चैप्टर से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है। क्या है सर बताना? किसी भी ईयर में मान लो तुम नौकरी कर रहे हो, तो जब हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारे पास 12 महीने तक सैलरी आती है। बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, जो भी आपने सैलरी में पढ़ा, चाहे वो अलाउंसेस पढ़ा, परक्यूजिट्स पढ़ा, या बेसिक एलिमेंट है जैसे बेसिक सैलरी है, कमीशन है, बोनस है। जैसे बोनस है हर साल एक बार मिलेगा, है ना। बेसिक सैलरी है 12 महीने मिलती रहेगी, कमीशन है हर महीने मिलता रहेगा, कभी कभी बोनस हर महीने मिलता रहता है। तो जनरली 12 महीने। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, 12 महीने का प्रीवियस ईयर है, ठीक। सर एक बात मैं बता दूं, एग्जाम में ये 5-6 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, एग्जाम में 5-6 मार्क्स तक ये पूछा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको टीडीएस के क्लास में भी यूज करूंगा, टीडीएस के क्लास में, और स्टैंड अलोन एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं इसका इंपॉर्टेंस बता दूं आपके इंटरमीडिएट लेवल पे, अगर कोई बच्चे यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को तो पहले ही बोला हुआ है बेटा ये आखिरी टॉपिक है, छोड़ मत देना सैलरी चैप्टर का। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा है तो ध्यान रखना, पढ़ाई इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए तो जरूरी है ये। अगर आप बच्चे ऑफिस में काम करते हो, ट्रेनिंग पीरियड में हो, और आप सैलरी से रिलेटेड ऑफिस में काम करते हो, तो ये आपके ऑफिस में भी काम आएगा। बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट पास करके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जब सैलरी से रिलेटेड काम करते तो काम उनसे होता ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनके पास नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। हम यहां पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, प्रैक्टिकल भी काम आएगा आपके ऑफिस में। जनरली हम 12 महीने में, हम अपने ड्यूरिंग द ईयर 12 महीने के सैलरी अलाउंसेस परक्यूर्स लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ रीजन से हमें 12 महीने से अधिक की चीजें मिल जाती हैं। किसी भी ईयर में 12 महीने की सैलरी के अलावा कुछ मिल गया सैलरी हेड में, तो जिसके कारण आपकी इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा, और बस वहीं पर आता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कि आपको कोई पुराना एरियर सैलरी मिला हो पिछले 2-3 सालों का, हो सकता है आपने सैलरी एडवांस में ले ली हो सकता है आपको 3-4 साल की लीव सैलरी इनकैश करवा ली हो आपने, लीव सैलरी इनकैशमेंट जैसे रिटायरमेंट पे करवाते हैं,
हो सकता है 3 साल कंप्लीट हो गया, आपको पैसे चाहिए थे, आपने बॉस से बोल के बोला सर 3 साल की जो मेरी लीव सैलरी एक्यूमुलेट हुई है वो दे दो। क्लास में हम वीआरएस पढ़ते हैं कि आगे मैं सर 5 साल काम नहीं करूंगा, पहले ही मैं वीआरएस ले लेता हूं, एक लमसम पैसा दे दो। और कॉम्पनसेशन, जैसे ज्वाइनिंग बोनस का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी जो हम लोग पढ़ते हैं। सर कहीं भी आप देखो, जैसे आपको एरियर सैलरी मिला, ऑब्वियस सी बात है वो एरियर सैलरी पिछले सालों से बिलोंग कर रहा होगा, और हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा, उसको टैक्स कर देना जिस ईयर में मिला है। एडवांस सैलरी आगे के सालों से रिलेटेड मिलता है, और हमने क्लास में क्या पढ़ा, जैसे एडवांस सैलरी मिले टैक्स कर देना। लीव सैलरी अगर रिसीव होती है तो टैक्स कर देना, वीआरएस रिसीव होता है तो टैक्स कर देना। 5 लाख का एक बेनिफिट आपको पढ़ाया, जो भी हो टैक्स तो होता है। तो अब जब ये सब कंपोनेंट आपके नॉर्मल सैलरी के साथ टैक्स होंगे तो क्या होगा, आपकी नॉर्मल इनकम बढ़ जाएगी, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसका रीजन वो वाला ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर 22-23 नहीं है आपके टैक्स बढ़ने का रीजन। तो यहीं पर गवर्नमेंट बोलती है चलो हम तुम्हें रिलीफ दे सकते हैं अंडर सेक्शन 89। बोलो सर थोड़ा और क्लियर बताओ, एक एग्जाम्पल देखो, आपके सामने ये एग्जाम्पल है, लिखवा दूंगा डोंट वरी। सर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए पर एनम है और आपको हर साल ये सैलरी मिल रही है। मान लो आपकी सैलरी 3 लाख रुपए पर एनम है, कम है लेकिन मानो ना अभी, एज ए स्टूडेंट नॉट एज ए क्वालिफाइड, तब ठीक है। फ्रेशर हो, 3 लाख रुपए पर एनम सैलरी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तुम। प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, अलग अलग सालों में जब तुमको ये 3-3 लाख रुपए मिलेंगे तो हर साल तुम 50,000 रुपए का डिडक्शन लोगे। डिडक्शन लेने के बाद तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी हर साल कितनी होगी, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, और क्या सुना है 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। मान लो तुम्हारे पास कोई और इनकम नहीं है, तुम नौकरी करते हो, 3 लाख रुपए पर एनम की तुम्हारी सैलरी है, और हर साल अगर तुम्हें ये 3-3 लाख रुपए मिले तो 5 साल तक तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना है। अब दूसरा ऑप्शन, ये मान लो ऑप्शन 1 है, अब मान लो दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 2। अब तुम बोलते हो नहीं सर मुझे 5 साल की सैलरी एडवांस में दे दो, पूरे 5 साल की सैलरी तुम एडवांस में लेना चाहते हो प्रीवियस ईयर 22-23 में ही। तो क्या होगा फिर, 22-23 में 50,000 का डिडक्शन लेने के बाद 3 लाख इंटू 5 15 लाख माइनस 50,000, तुम्हारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 14,50,000। ऑब्वियस सी बात है इस पे तुम्हारा टैक्स आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इस पे तुम्हारा टैक्स आ जाएगा। क्या हुआ, तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी अब कितनी होगी, 14,50,000। तुमने 3-3 लाख रुपए हर साल नहीं लेके एक साथ एडवांस में ले लिया, और सैलरी के अंदर रूल क्या, एडवांस सैलरी को जिस ईयर में रिसीव होता है उस ईयर में टैक्स करते हैं। ऐसा करने से तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल इनकम अराउंड कितनी हो गई, 14,50,000। 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स, फिर 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स, फिर 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स, अराउंड तुम्हारा 2.5 लाख के आसपास का टैक्स बन जाएगा। जिसका रीजन क्या है, ये एडवांस सैलरी, एज एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रेसिड बेसिस। अब नाउ अब गवर्नमेंट कहती है कि यू कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89, क्योंकि यही सैलरी तुम्हें अगर अलग अलग मिलती, 5 साल की सैलरी इकट्ठा लेने से टैक्स लग गया, और यही 5 साल की सैलरी अगर रेस्पेक्टिव ईयर में मिलती तो तुम्हारा टैक्स का टोटल कितना आ रहा था, निल। मालूम है गवर्नमेंट क्या कहती है, तुम पूरा टैक्स रिलीफ में ले लो, बस इसके लिए तुमको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक, एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, कोई फॉर्म 10 करके प्रिस्क्राइब्ड है, एग्जाम के लिए फॉर्म नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ऑफिस में काम करते तो वो फॉर्म नंबर आता है, वो फॉर्म नंबर को एक भरने का तरीका भी होता है, इसका एक वर्किंग भी होता है, वर्किंग तो अभी सीख लेंगे। सर मालूम है पूरा का पूरा टैक्स तुमको रिलीफ में मिल जाएगा, क्योंकि तुम प्रूफ करने वाले हो कि सर ये एडवांस सैलरी में अगर अलग अलग साल में लेता, हर साल की सैलरी अगर हर साल लेने जा रहा था तो मेरा टैक्स 0 आ रहा है। अब मुझे यही सैलरी एडवांस में मिलेगी, 5 साल की सैलरी एडवांस में मिलने के कारण मेरा टैक्स बन रहा है। गवर्नमेंट कहती है पूरा टैक्स रिलीफ में ले लो, फुल टैक्स रिलीफ में ले लो। सर रिलीफ मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में
तुमसे रिलीफ का क्वेश्चन पूछे तभी बनाना, अपने मन से पूरे जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ना अभी तक उसको खराब मत कर देना। अभी तक आपने क्लास में क्या पढ़ा? एडवांस सैलरी को टैक्स करते हैं, करो ना टैक्स, टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। रिलीफ की टेंशन मत लेना किसी भी क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन ना पूछे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कंप्यूट करो, ये ध्यान रखना। मतलब अभी जो पढ़ा रहा हूं उसके चलते पीछे जो हमने 70-80 क्वेश्चन किए हैं क्लास में उसको खराब मत कर देना। रिलीफ के क्वेश्चन में क्वेश्चन कहेगा कंप्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन 89, तब इस पे दिमाग लगाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बता दूं, इस आदमी को, अगर ये आदमी जो आपके सामने भी एग्जांपल है, ये आदमी अगर अपने 5 साल की सैलरी एडवांस में भी ले लेगा ना तो इसको कोई टैक्स नहीं देना है। सिंगल रुपए की भी जो टैक्स लायबिलिटी है ना वो रिलीफ में क्लेम कर लेगा। क्यों? ही कैन ऑलवेज प्रूफ कि अगर मैं ये पैसा अलग अलग ईयर में लेता तो मेरा टोटल टैक्स 0 आता, इसीलिए मुझे पूरा टैक्स रिलीफ में चाहिए और इसको मिल जाएगा। यही है रिलीफ का कॉन्सेप्ट। लेकिन आपके एग्जाम में रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट पूछता है 5-6 मार्क्स वाला, 5 to 6 मार्क्स वाला, वो वीआरएस पे या ग्रेचुटी पे या रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन पे और या फिर है ना एडवांस सैलरी पे नहीं पूछता। आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो एरियर सैलरी पे होता है, वही अब पढ़ने जाएंगे। अब एग्जाम्स ओरिएंटेड। अभी तक क्या बता रहा था कि ये रिलीफ चाहिए क्यों, ये क्या बला है सर, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कहां माइनस करेंगे? रिलीफ है, कहीं ना कहीं तो माइनस होगा। कहां माइनस करेंगे? टोटल टैक्स में से। कहां माइनस करेंगे? टोटल टैक्स में से लेस माइनस करेंगे। सेस वेस जोड़ने के बाद जो टोटल टैक्स आता है उसमें से आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 माइनस करेंगे। टोटल टैक्स में कब? सेस वेस जोड़ने के बाद जो टोटल टैक्स आता है। जहां पर आप टीडीएस माइनस करते हैं, एडवांस टैक्स माइनस करते हैं, वहीं पर आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 माइनस करना है। सैलरी चैप्टर से रिलेटेड है। अगर तुम्हें 12 महीने से ज्यादा की सैलरी मिल रही है, बीइंग एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, वीआरएस, लीव सैलरी, इनकैशमेंट, कॉम्पनसेशन, तो रिलीफ पिक्चर में आएगा, जिसका लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूं समझाने के लिए कंपैरिजन कि अगर 3-3 लाख रुपए की तुम्हारी सैलरी पर एनम 5 साल तक मिले तो तुम्हारा टोटल टैक्स 0, क्योंकि हर साल तुम 50,000 का डिडक्शन लोगे सेक्शन 16 में और इनकम 2.5 लाख आएगी। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता एक नॉर्मल पर्सन को, इंडिविजुअल को। अगर यही सैलरी तुम एडवांस में उठा लोगे तो फिर 14,50,000 पे टैक्स बनेगा और फिर तुम रिलीफ क्लेम करोगे और तुमको रिलीफ पूरा टैक्स मिल जाएगा, क्योंकि तुम अलग अलग टैक्स क्या आ रहा है तुम्हारा नील। अच्छा सर ऐसे होगा? हाँ, अभी तुम्हारे सामने दिखाऊंगा लाइव इस एग्जाम्पल में कि अगर तुम्हारी असेसमेंट ईयर 19-20 की, प्रीवियस ईयर 18-19 की सैलरी 3,50,000 रुपए है, यानी आज से 4 साल पहले की सैलरी, और करंट ईयर प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 में तुम्हारी सैलरी 9 लाख रुपए है, एंड प्रीवियस ईयर 18-19 से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर 18-19 से रिलेटेड एरियर सैलरी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 18-19 रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 22-23 अगर 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए कब मिलने थे? असेसमेंट ईयर 19-20 में। एरियर सैलरी उस ईयर की है, कब मिली जाके? 22-23 में। यानी जो 5 लाख रुपए तुमको मिलने थे असेसमेंट ईयर 19-20 में, वो उस समय ना मिलके कब मिल रहे हैं? 23-24 में, जिसके कारण तुम्हारा सैलरी कितना हो जा रहा है? 14 लाख रुपए। होना कितना चाहिए था? 9 लाख रुपए। हो कितना गया? 14 लाख रुपए। तो अब यहां कितना रिलीफ तुम क्लेम करोगे? बोला सर 50,000 माइनस नहीं करोगे? नहीं, यहां कॉम्प्यूटेड वर्ड दे रखा है। कॉम्प्यूटेड वर्ड का मतलब क्या है? सारी एडजस्टमेंट्स इस दोनों फिगर में हो चुकी है। और सर एरियर सैलरी इधर टैक्स करूं या इधर टैक्स करूं? तुम 50,000 का बेनिफिट तो ले चुके ना। कॉम्प्यूटेड का मतलब है तुम 50,000 का बेनिफिट ले चुके हो, बस तुमको एरियर को दायां बायां करना है। अगर मैं एरियर 5 लाख को उसी के ईयर में ले जाऊं तो इनकम कितनी हो जाएगी? 8,50,000, जिस ईयर से ये बिलोंग करता है, और जिस ईयर में ये मिला है उस ईयर में ऐड कर दूं तो तुम्हारी इनकम कितनी हो जाएगी? 14 लाख रुपए। सर आपने तो बताया था कि एरियर सैलरी जिस ईयर में मिलती है उस ईयर में टैक्स करो। कर तो रहा हूं ना, 14 लाख रुपए पे भी टैक्स निकालूंगा ना, लेकिन मैं तुम्हें रिलीफ भी दूंगा। क्यों? क्योंकि ये 5 लाख रुपए 22-23 से रिलेटेड नहीं है, ये 5 लाख रुपए किससे रिलेटेड है? 18-19 से रिलेटेड है। इधर का पैसा उधर जाने से ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी भागेगी।
तो अब हम उसका कंपैरिजन करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे और रिलीफ निकालेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में भी काम आएगा। सेट बी का एक क्वेश्चन तुमको खुद करना है। सेट बी का अभी पढ़ लो पहले पूरा, उसके बाद सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14 तुमको खुद करना है। जो बच्चे YouTube पे क्लास देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां वॉल्यूम 1 20th एडिशन डाउनलोड कर लो, वही रेफर हो रहा है क्लास में। वॉल्यूम 1 20th एडिशन, जो भी बच्चे YouTube पे क्लास देख रहे हैं, ठीक। और नहीं तो टीम से व्हाट्सएप पे ले लो 8527230445। व्हाट्सएप मैसेज करो, अपना सिटी, नाम, स्टेट बताओ, कोर्स बताओ, वो तुमको बुक भेज देंगे। इंटरमीडिएट की बुक है, 20th एडिशन, असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है, ठीक। पहले इतना नोट करो। एक आइडिया मैंने दे दिया कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कंप्यूट करने के बाद कहां माइनस करेंगे, टोटल टैक्स में से। और इसको रिबेट या डिडक्शन मत बोलना। क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों मिलता है? सैलरी चैप्टर में 12 महीने से रिलेटेड जो पैसा है वो तो मिल ही रहा है। अगर उससे ज्यादा और पैसा मिल जाए तुमको, इन द नेम ऑफ एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, VRS, कॉम्पनसेशन, तो क्या करेंगे? रिलीफ क्लेम करेंगे। डन। वीडियो रोक के लिखा, वीडियो रोक के लिखा बच्चे। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से लिखो। किसी भी आदमी को तुम समझाओगे ना, तुम अपने किसी भी दोस्त को, ऑफिस में कलीग को, कोई पूछेगा कि रिलीफ क्या भला है अंडर सेक्शन 89, कोई फ्रेंड्स हॉस्टल में, पीजी में, घर में कोई नौकरी कर रहे हैं, उनको भी बताओ ये रिलीफ भला क्या है, तो तुम ये एग्जाम्पल चिपकाओ, सामने वाला एकदम परफेक्टली समझेगा। तुमको नहीं बताना है मेरे कोर्स में ये क्वेश्चन है और सर ने ये क्वेश्चन कराया है और सर ने इस सेट में ये वाला क्वेश्चन, वो तो टेक्निकल है, तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझाना है, कन्वे करना है आपको। तुम ऑफिस में काम करते हो, बॉस को, सीनियर को, कलीग को, जूनियर को कन्वे करना है कि ये क्या भला है रिलीफ। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ कि देखो एडवांस लेने से क्या हुआ, अलग अलग सैलरी मिलती तो टैक्स 0 है, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। यही सैलरी एक बार में मिले तो क्या होगा, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम पहुंच गई 14,50,000। कैसे? 3 लाख इंटू 5 और माइनस 50,000 का डिडक्शन जो मिलता है। अब 14,50,000 पे टैक्स तो लगता है, तुमको मालूम है, और वो पूरा का पूरा टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा अगर अलग अलग मिले तो तुम्हारा टोटल टैक्स हो रहा है 0, तो तुमको पूरा टैक्स रिलीफ में मिल जाएगा। तो ये जैसे समझाओगे ना सामने वाले को, सामने वाला पकड़ लेगा कि अच्छा ये है रिलीफ। और एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या है रिलीफ, क्यों मिलता है, तो फिर सामने कोई भी क्वेश्चन हो तुम बना लोगे। रटने की जरूरत नहीं होगी, रटने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा भी भला होगा, सामने वाले का भी भला होगा। ये 3,50,000 कैसे आया? 14,50,000, तो 3 लाख इंटू 5 साल और माइनस 50,000 का जो तुम सेक्शन 16 का डिडक्शन लेते हो, वो है ये। 5 साल की सैलरी एडवांस में ले ली प्रीवियस ईयर 22-23 में। क्या बोला सर? 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 कुछ मत दो, मुझे सैलरी 5 साल की दे दो आज। बॉस बोलता ठीक है, जाओगे कहां? जाओगे तो तुम कहां जाओगे? पाताल लोक में जाओगे, वहां से निकाल के ले आएंगे। लो पैसा, तुम कहीं भाग ही नहीं सकते मेरा पैसा लेके। तुम्हारी जो वो है ना, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। बॉस तुमको दे देता है 5 साल का एडवांस, लेकिन इनकम टैक्स भी तुम पर मेहरबान है, तुमको पूरा रिलीफ दे देगा। बोलेगा जाओ, टैक्स भी नहीं लगेगा तुमको, बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89। और इस एग्जाम्पल में कितना? पूरा रिलीफ ले लो। क्यों? क्योंकि उन 5 सालों में तुम्हारा कोई टैक्स नहीं लग रहा है, एग्रीगेट टोटल तुम्हारा निल है हर साल में। इसीलिए जो एडवांस लेने के बाद जितना टैक्स लगने वाला है, टैक्स पेएबल, वो सारा का सारा तुम रिलीफ क्लेम कर सकते हो। डन। वीडियो रोक के लिखा, ये लिख चुके थे वीडियो रोक के, वीडियो रोक के ये लिखा, थोड़ा सा आगे लिख लिया इतना वीडियो रोक के। अब हम आपके साथ इस एग्जाम्पल को लाइव डिस्कस करेंगे। पहले लिख लो क्या हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20 की रिलेटेड 5 लाख रुपए की सैलरी उस साल न मिलके कब मिली है? प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 में। उसके पहले रिलीफ
एरियर सैलरी मिलने से पहले दोनों सालों की रेस्पेक्टिव कॉम्प्यूटेड सैलरी दे रखी है 350 और 9 लाख। अब 5 लाख और मिल गया। इसके कारण करंट ईयर की सैलरी टैक्सेबल इनकम 9 लाख से बढ़ के कितनी हो गई? 14 लाख रुपए। ऑफ कोर्स तुम अगर अच्छे से देखो तुम तो तुम्हारी सैलरी 9 लाख रुपए थी। टैक्सेबल सैलरी मतलब टैक्सेबल इनकम, सैलरी कॉम्प्यूटेड मतलब एक तरह से तुम्हारी टोटल इनकम। अब 9 लाख से 14 लाख हो गई तो क्या हुआ? 9 लाख से 1 लाख 10 लाख, 1 लाख पे 20% का टैक्स लगेगा और 10 लाख के ऊपर जो 4 लाख है उस पे कितना परसेंट लगेगा? 30% टैक्स। क्यों? 10 लाख के ऊपर तुम्हारा इनकम पहुंच गया, 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है ना। ये 5 लाख रुपया मिलने के कारण इस 5 लाख रुपए पे कैसे कैसे टैक्स लगा? सर इस 5 लाख में से 1 लाख रुपए पे लगा 20% का टैक्स, 9 से 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर पहुंच गए 14 लाख तो 4 लाख पे लगा 30%। ये एरियर सैलरी किस ईयर से रिलेटेड थी? प्रीवियस ईयर 18-19 से, जो मिली कब? प्रीवियस ईयर 22-23 में। जिसके कारण क्या हुआ उस 5 लाख पे? सर उस 5 लाख में से 1 लाख पर लग गया 20% का एक्स्ट्रा टैक्स और 4 लाख पे लग गया 30% का टैक्स, क्योंकि मेरी इनकम पहुंच गई कितने पे? 14 लाख रुपए पे। ठीक, लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा रिलीफ का तो टैक्स रेट भी क्वेश्चन देगा। अच्छा, करंट ईयर का क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि करंट ईयर का तो तुम पढ़ के जाते ही हो। करंट ईयर का टैक्स रेट तुम जानते हो, तुम पढ़े और तुम पढ़ के एग्जाम में जाओगे। तो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें असेसमेंट ईयर 23-24 का क्वेश्चन स्लैब रेट देगा, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। 2.5 लाख तक नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके बाद के 5 लाख पे 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, फिर आपका 50 लाख से ऊपर हुआ तो सरचार्ज है, 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो सरचार्ज है, फिर सेस भी है 4% का। ये सब तुम जानते हो। सर रिलीफ का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और जो भी पुराना वाला ईयर इन्वॉल्व है उसका टैक्स रेट क्वेश्चन जरूर देगा। जैसे कि मैंने बोला सेट बी में क्वेश्चन नंबर 14 ये है, पेज नंबर 6C.8 क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें देखो 3-3 साल पुराने हैं, 12-13, 13-14, 14-15। मैं तो एक ही साल का करवा रहा हूं ना। इस क्वेश्चन में 3 साल का एरियर मिला है, 12-13 का एरियर मिला है, 13-14 का और 14-15 का। 3 साल का पुराना एरियर करंट ईयर में मिला है। मजा आएगा इस क्वेश्चन को जब तुम घर पे करोगे। मैं तो खाली ये बता रहा हूं कि देखो इस क्वेश्चन में तीनों सालों का टैक्स रेट दे रखा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तुमको गूगल नहीं करना, तुमको याद करके नहीं जाना। जो भी पुराना ईयर इन्वॉल्व होगा रिलीफ के क्वेश्चन में, जैसे इसमें 3 ईयर इन्वॉल्व है तो देखो 3 ईयर का रेट दे रखा है, सीनियर सिटीजन का रेट अलग दे रखा है और नॉट अ सीनियर सिटीजन का रेट अलग दे रखा है, सारा स्लैब रेट। अब जैसे अभी क्या चलता है, नील 5, 10, नील 5, 20 और 30। पहले क्या चलता था? नील 10, 20, 30। ठीक, तो देखो पहले क्या चलता था, तुमको गूगल नहीं करना, तुमको याद करके नहीं जाना। क्वेश्चन में पुराने ईयर का रेट दिया रहेगा, नोट वोट अच्छे से पढ़ लेना। जैसे करंट ईयर में 4% का सेस है और क्वेश्चन बोल रहा है पुराने ईयर में 3% का सेस लगता था और उसका नाम भी अलग था, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। बेसिक क्लास में तुमको बताया था कि ये सब 2004 और 7 के सेस हैं। अभी इनको रिप्लेस करके करंट में क्या लग रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। हेल्थ में कितना, एजुकेशन में कितना अभी मालूम नहीं है। ठीक है, मोदी जी ने घपला कर रखा है, सेस को बढ़ा दिया, मर्ज कर दिया, बोला एजुकेशन बहुत हो गया, अब थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दो, 4%। ऐसे कुछ तो बहाना चाहिए। अब 2 और 1, 3 लग रहे थे पहले, शुरू की क्लास में बताया था मैंने तुमको। अब 4% करने का कुछ तो बहाना चाहिए, तो एजुकेशन मिक्स करके एक हेल्थ को जोड़ दिया। बोला देखो अब इसमें मैंने हेल्थ भी जोड़ दिया, अब 4% देना तुम लोग, और हम लोग देने लग गए क्योंकि हेल्थ भी जुड़ गया ना। हमें लगा अब इसमें हेल्थ भी आ गया, चलो 1% एक्स्ट्रा और दे देते हैं, 4% दे रहे हैं और गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए आ रहे हैं उस 1% एक्स्ट्रा से। ये सब इधर हुआ है बीजेपी वाले में। ये 2004 में आया था, ये 2007 में आया था। उसके बाद रिसेंटली अगर मैं कहूं तो पिछले शायद 4-5 साल से 3% को रिप्लेस करके कितना किया हुआ है? 4%। और ऐसे भी 2020 से तो कोविड फेज ही चल रहा है,
तो हेल्थ में अगर कोई पैसा गवर्नमेंट मांग रही है तो कोई क्वेश्चन करेगा भी नहीं। एनीवे, आपको एग्जाम में याद करके ये रेट नहीं जाना है। जैसे ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, रेट दिया हुआ है, वैसे ही मैंने यहां जो क्वेश्चन दिया है मैंने यहां स्लैब रेट दे दिया है। कौन सा प्रीवियस ईयर था? 18-19। असेसमेंट ईयर क्या था? 19-20। मैंने यहां पर दे दिया कि भैया सुनो, असेसमेंट ईयर 19-20 में एक स्लैब रेट चलता था, अपने मन से दिया है, इसको गूगल करके कंफर्म मत करना। सर गूगल में तो कुछ और ही आ रहा था। एग्जाम में दिया रहेगा, याद नहीं करके जाना। और ये मैंने अपने मन से दिया है, गूगल पे वेरीफाई मत करना। डोंट वेरीफाई एट गूगल, डोंट वेरीफाई एट गूगल। तुम बोले सर गूगल में तो कुछ और ही रेट था असेसमेंट ईयर 19-20 का, मैंने चेक किया है, आप गलत लिखा रहे हो। भाई मैं अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। क्या 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 4 लाख तक 10%, 4 लाख से 7.5 लाख तक 20%, 7.5 लाख के ऊपर 30% और 3%। मैंने अपने मन से दिया है, इसका सच्चाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक, क्लियर? हमें इस डेटा के साथ, देख लो मैंने टैक्स रेट नहीं दिया किसका, असेसमेंट ईयर 22-23 का। हमें इस डेटा के साथ, क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन में कौन से ईयर का एरियर कितना मिला है करंट ईयर में, ये देने के बाद वो जो पुराना ईयर है उसका टैक्स रेट दे देगा और बोलेगा कंप्यूट करो रिलीफ। अब हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं कि सर ये जो डेटा है और 3.5 लाख, 9 लाख, 5 लाख और ये टैक्स रेट पुराना वाला और करंट ईयर का हमें मालूम है, इसके बेसिस पे रिलीफ कैसे निकलेगा। अब मैं जो जो स्टेप बताता जाऊंगा वो तुम स्टेप फॉलो करना। रिलीफ तुम्हारे हाथ में होगा, रिलीफ तुम्हारे हाथ में होगा, रिलीफ तो कंप्यूट करना ही करना है। अब थोड़ा मैं तुमसे मेहनत कराऊंगा, मैं तुमको बोलूंगा वीडियो रोको इसका आंसर निकालो, वीडियो रोको इसका आंसर निकालो। जो जो बोलता जाऊंगा करते जाना, तुम्हारे बुक में ये सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे। ये जितने स्टेप्स देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 ये कवर हो जाएंगे, फिर मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एग्जाम्पल से कवर हो जाएगा। ये जो स्टेप्स है ना, इन्हीं स्टेप्स को मैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखूंगा और तुमको बोलूंगा ये टेक्स्ट निकाल के दो, ये टेक्स्ट निकाल के दो। ठीक, अब जब तुम फ्यूचर में रिवीजन करोगे तो तुम अपने क्लास नोट्स में देखोगे 1 से लेकर 7 तक पॉइंट और यहां देखोगे 1 से लेकर 7 मैच कर जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। फिलहाल ये छोटा सा पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है where by reason of any portion of SSC salary being paid in arrear or in advance or by reason of having received in any financial year salary of more than 12 months or a payment of profit in lieu of salary under section 17(3)। वही बोला जो मैंने समझाया। तुम्हारी इनकम हायर रेट पे चली गई है। हाँ सर चली गई ना, 9 लाख से कहां चली गई, 14 लाख रुपए पे। तो एओ को, तुम असेसिंग ऑफिसर को तुम एप्लीकेशन दो, तुमको वो रिलीफ ग्रांट करेगा सेक्शन 89 में। और रिलीफ कहां माइनस करते हैं, अपने टोटल टैक्स में से। ऐसा ही रिलीफ फैमिली पेंशन से भी मिलता है आईओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फैमिली पेंशन आपको सिलेबस में है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन डोंट वरी, फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई रिलीफ एग्जाम में नहीं आता है। सर ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्या कि अगर तुम्हें वीआरएस मिला है फर्स्ट टाइम, वीआरएस मिला था तुमको फर्स्ट टाइम, तुमको पढ़ा रखा है क्लास में, वीआरएस मिला था फर्स्ट टाइम और वहां तुमने क्लेम कर लिया कौन सा बेनिफिट, सेक्शन 10(10)(c) का बेनिफिट क्लेम कर लिया। तो अब जब वीआरएस तुमको सेकेंड टाइम मिलेगा, सेकेंड टाइम, तो तुम सेक्शन 10(10)(c) भी नहीं ले सकते और तुम सेक्शन 89 का रिलीफ भी नहीं ले सकते। ये तुमको पढ़ाया हुआ है क्लास में। क्या, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयर के यहां से तुमने वीआरएस लिया और बेनिफिट ले लिया है सेक्शन 10(10)(7) का। तो अब मान लो फिर तुमने और कोई नौकरी ज्वाइन की, फिर वहां से भी वीआरएस ले लिए, तो जो अगला वाला वीआरएस होगा उसमें न तो तुम 10(10)(c) का बेनिफिट ले पाओगे और न ही रिलीफ का बेनिफिट ले पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको यहां नोट्स में क्या लिखाया था कि तुम वीआरएस के अगेंस्ट में भी रिलीफ क्लेम कर सकते हो, यहां बताया। लेकिन अगर वीआरएस के अगेंस्ट में तुम पहले 10(10)(c) ले चुके हो तो अब रिलीफ नहीं मिलेगा। यह भी बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। वीआरएस पे रिलीफ कब मिलेगा, जब तुमने पहले 10(10)(c) का बेनिफिट नहीं ले रखा है। इफ 10(10)(c) इज नॉट क्लेम्ड। ठीक है, ये चीज मॉडिफाई कर लो। ये नोट्स रीडिंग का काम हो चुका। अब क्या बचे, स्टेप्स। ये स्टेप्स तो मैं अभी तुमको जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये स्टेप्स सारे कवर हो जाएंगे, क्लास कंप्लीट। ठीक है, क्लियर। यहां देखो कुछ नोट करना है तो करो। एओ असेसिंग ऑफिसर, एओ
असेसिंग ऑफिसर। फैमिली पेंशन रेफर आईओएस क्लास, आईओएस क्लास में आएगा। वीआरएस पहली बार मिला तुमने टेंडेंसी क्लेम कर लिया, तो दूसरी बार जब वीआरएस मिलेगा तो वहां ना तो टेंडेंसी मिलेगा ना 89 का रिलीफ मिलेगा। ये क्लास में तुमको पहले ही बता चुका था, वापस यहां रिपीट हो रहा है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। चलो अब इसको यहां पे एक चीज ऐड कर लो, वीआरएस का बेनिफिट, रिलीफ का बेनिफिट वीआरएस में तभी मिलेगा जब तुमने पहले टेंडेंसी क्लेम नहीं किया हुआ है। ये 2 मार्क्स एमसीक्यू में ध्यान भी रखना एग्जाम के लिए ये चीज। डन, वीडियो रोक के लिखा, ये सब लिख चुके थे वीडियो रोक के, ये क्वेश्चन लिख चुके थे, है ना। रेट आपको लिखना है, रेट लिखिए। ये क्वेश्चन वीडियो रोक के लिख चुके थे, अब ये रेट लिखिए। असेसमेंट ईयर 19-20 का टैक्स में पूछूंगा तो ये रेट अप्लाई करना है। असेसमेंट ईयर 23-24 का वो तुम जानते हो, तुम्हारी बुक में तुम पढ़ चुके हो, वो रेट अप्लाई करना है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब मैं कंप्यूट करूंगा रिलीफ, कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के लिए सबसे पहला स्टेप, टैक्स ऑन सैलरी इनकम इंक्लूडिंग एरियर सैलरी इन प्रीवियस ईयर 22-23, दैट इज टैक्स ऑन ₹14 लाख। तुमको अब टैक्स बताना है इसका स्लैब रेट अप्लाई करके। अब मैं देखो, तुम मेरे से तो एक्सपेक्ट मत करो कि जो नया वाला टैक्स रेट मैंने तुमको बता रखा है वो मैं तुमको यहां सिखाऊं और उससे रिलेटेड टैक्स तुमको बताऊं। मैं यहां टैक्स लिखूंगा सीधा। सबसे पहला स्टेप तुमको क्या करना है, जिस ईयर में तुमको एरियर सैलरी मिली है, जिस ईयर में, नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरियर सैलरी टैक्सेबल होती है इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड। जिस ईयर में एरियर सैलरी रिसीव होती है उस ईयर में हम इसको टैक्स करते हैं। तो करो ना, 22-23 में तुमको ये मिली है, 9 लाख रुपया था विदाउट एरियर, और विथ एरियर कितना है 14 लाख रुपए। 50,000 का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो, यहां वर्ड है कॉम्प्यूटेड, क्लियर। तो अब तुमको 14 लाख रुपए पे स्लैब रेट लगा के टैक्स निकालना है। और देखो यही मेरा स्टेप 1 भी है। देखो स्टेप 1, कॉम्प्यूट टैक्स पेएबल, सेस वगैरह जोड़ने के बाद, आफ्टर सेस ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी यानी एरियर सैलरी, किस ईयर में, जिस ईयर में एक्चुअली ये रिसीव हुई है। तो यानी हमारी क्लास का जो 14 लाख है वही स्टेप 1 है, ये निकाल लो। अब उसके बाद स्टेप 2, अब निकालना है टैक्स ऑन सैलरी इनकम एक्सक्लूडिंग, बेसिकली मैं सैलरी इनकम लिख रहा हूं लेकिन ध्यान रखना टैक्स किस पे निकलता है, टोटल इनकम पे। तो आप टोटल इनकम लिखोगे, यहां भी देखो वर्ड वही है टोटल इनकम। मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं टैक्स ऑन सैलरी इनकम। लिखना वर्डिंग्स क्या है, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर सैलरी। और क्वेश्चन में सैलरी के अलावा कोई और इनकम होगी भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन में सैलरी के अलावा कोई और इनकम नहीं देता है क्वेश्चन इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा। सर टैक्स ऑन टोटल इनकम और से सैलरी इनकम अभी लिख रहा हूं क्योंकि सैलरी इनकम ही तुम्हारा टोटल इनकम है। टैक्स ऑन, चलो वर्डिंग्स ठीक कर दूं, कर देता हूं ठीक, टैक्स ऑन ठीक कर देता हूं वर्डिंग्स, कहीं कंफ्यूजन ना हो। टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, अब एरियर सैलरी मत लो, लेकिन प्रीवियस ईयर 22-23 का ही निकालना है। इसका भी एक फिगर आएगा, मतलब तुमको कितने रुपए पे निकालना है, 9 लाख रुपए पे। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा सर, एरियर सैलरी को टैक्स करने से कितना एक्स्ट्रा टैक्स लगा, एक्सेस टैक्स इन प्रीवियस ईयर 22-23 ड्यू टू एरियर सैलरी। क्या करना, 1 में से 2 को माइनस कर देना, ये फिगर। ये देखो 3 स्टेप्स। कहता है पहला, तुम नॉर्मल जो इनकम है उसमें एरियर सैलरी ऐड करके टैक्स निकालो। दूसरा,
अब तुम एरियर सैलरी को हटा के टैक्स निकालो उसी ईयर में। और तीसरा डिफरेंस, ये सब किस ईयर से रिलेटेड हो रहा है? प्रीवियस ईयर 22-23 से रिलेटेड हो रहा है। तीनों स्टेप हमने भी वही लिखा। एक बार 14 लाख रुपए पे टैक्स निकालना है स्लैब रेट लगा के, एक बार 9 लाख रुपए पे, और फिर दोनों का डिफरेंस। इससे क्या पता चल गया? कितना टैक्स एक्स्ट्रा लगा बिकॉज ऑफ एरियर सैलरी। किस ईयर में? जिस ईयर में ये रिसीव हुआ है। कौन सा स्लैब रेट लगाना है तुमको? जो तुमने क्लास में पढ़ा है, 0 से 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर एबव 10 लाख पे 30% और सेस का 4%। यही तुमने पढ़ा है। 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 20 लाख 20%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। यही तुमने पढ़ा है क्लास में। बस उसको अप्लाई करके ये टैक्स निकालो और नोट भी कर लो। तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने पहले ही बोला। ये स्लैब रेट अब अगले स्टेप में, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में हम ये यूज करेंगे। ये जो नोट्स है, नोट्स का जो स्टेप 4 और स्टेप 5 है, उसमें हम इस स्लैब रेट को यूज करेंगे। इसको लिखिए और आंसर रेडी कीजिए। वीडियो रोकिए, इसको लिखिए, आंसर रेडी कीजिए। 14 लाख पे कितना टैक्स, 9 लाख पे कितना टैक्स, डिफरेंस कितना। रिलीफ के 3 स्टेप और तीनों स्टेप आपके नोट्स से मैच कर रहे हैं। 1 2 3। चलिए सर, अब मेरा आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। वीडियो रोक के आपने भी आंसर निकालने की कोशिश की है ना। सर मैंने क्या बोला? जिस ईयर में एरियर सैलरी रिसीव हुई है, जिस ईयर में एरियर सैलरी रिसीव हुई है उस ईयर में क्या हुआ? तुम्हारी इनकम होनी थी 9 लाख रुपए, एरियर के कारण बढ़ गई इनकम कितनी? 14 लाख रुपए। तो क्या हुआ? जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मिला है वो 9 लाख के ऊपर 1 लाख पे 20% टैक्स, और उसके बाद जो 4 लाख है उस पे 30% का टैक्स। ऐसा होने से तुम्हारा जो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज किया है सेस के साथ, ये इंक्लूडिंग सेस की फिगर है, वो कहां पहुंच गई? 1,45,600। 1,45,600। सर 14 लाख रुपए पे जब तुम स्लैब रेट बनाओगे, जो तुमको सिखाया है ये वाला, 0 से 2.5 लाख पर नील, उसके बाद पे 5%, उसके बाद पे 20%, 30%, फिर सेस 4%, तो इतना ही आएगा 241,800। सर अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और इतना नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप अपना सॉल्यूशन में गलती बता दूंगा। आना इतना ही चाहिए, लिख लीजिए इसको, आना इतना ही चाहिए, लिख लीजिए। मैंने डबल चेक कर लिया है, 3 बार चेक कर लिया है। डन, लिख लिया वीडियो रोक के। सर अब चौथा स्टेप, अब हमें टैक्स पेबल निकालना है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर सैलरी। अब जिस ईयर में ये सैलरी जिस ईयर से रिलेटेड थी, रिलेटेड टू जिस ईयर से ये रिलेटेड थी, यानी उस ईयर में ले जाओ जिस ईयर में ये मिलना था। यानी 5 लाख को कहां ले जाओ? प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर 19-20। दैट इज हमें टैक्स कितने पे निकालना है? 350 तो पहले से था और अब 5 लाख और ऐड हो गया, 8,50,000 रुपीज। 8,50,000 पे अब एक फिगर चाहिए। अच्छा एक चीज और मैंने यहां एड ऑन किया है, इग्नोर रिबेट। अब तुम्हारे मन में क्या होगा कि सर जब उस समय मेरी सैलरी 3,50,000 थी तो रिबेट भी तो होगा, जैसे आप अभी बताते हो 5 लाख रुपए तक रिबेट। रिबेट को इग्नोर करो क्योंकि क्वेश्चन में डेटा है नहीं। क्वेश्चन में मेरे पास स्लैब रेट दे रखा है, सेस दे रखा है, तो हमें रिबेट पोर्शन को इग्नोर करना पड़ेगा। कौन से ईयर में? 19-20 में। और करंट ईयर की बात करें तो तुम्हारी इनकम 9 लाख है, 14 लाख है, ऐसे ही तुम रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब हमें असेसमेंट ईयर 19-20 का स्लैब रेट यूज करके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, असेसमेंट ईयर 19-20 का स्लैब रेट यूज करके 8,50,000 पे टैक्स निकालना है। मतलब 0 से 2.5 लाख तक नील,
2.5 लाख से 4 लाख यानी 1.5 लाख, 1,50,000 पे 10%, और फिर 4 लाख से 7,50,000 यानी 3,50,000 पे 20%, और 7.5 से ऊपर जाओगे तो 30%। जैसे 7.5 से ये ऊपर चला गया 1 लाख, तो 1 लाख पे 30%। ये मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, ये पूरा फॉर्मेट के साथ तुमको बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन एक बार तुम ट्राई करो। 5वां स्टेप, मैंने जगह देख लो कितनी छोड़ दी है स्लैब रेट के लिए। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, अब एक्सक्लूडिंग एरियर सैलरी। अब एरियर सैलरी को मत लो, रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर 19-20, दैट इज 3,50,000 पे टैक्स निकालो। किस ईयर में टैक्स निकाल रहे हैं? असेसमेंट ईयर। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर सैलरी, किस ईयर में निकाल रहे हैं टैक्स? 19-20 में। किस ईयर में टैक्स निकाल रहे हैं? 19-20 में। 19-20 का स्लैब रेट यूज करके। अब फिर से यहां पे जगह छोड़ के मैं निकालता हूं एक्सेस टैक्स लायबिलिटी। एक्सेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसमेंट ईयर 19-20 मतलब 4 - 5। सर अभी तो आपने एक्सेस टैक्स लायबिलिटी निकाला था, वो निकाला था असेसमेंट ईयर 23-24 का, जिस ईयर में एरियर सैलरी रिसीव हुई थी। एरियर सैलरी रिसीव होने के कारण कितना टैक्स बढ़ा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि एरियर सैलरी जिस ईयर में टैक्सेबल होनी चाहिए थी, अगर उसी ईयर में टैक्स हो तो कितना मेरा टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा। और 7वां में आंसर आ जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 3 वाला जो फिगर है, जो अभी टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है उसमें से पुरानी वाली टैक्स लायबिलिटी यानी पिछले साल की जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है वो घटा देंगे 3 - 6, तो ये मेरा रिलीफ आ जाएगा इफ पॉजिटिव। इफ पॉजिटिव रिलीफ ले लो। अभी मैं समझाऊंगा क्या बोलता है। पहले तो ये देखो कि जिस ईयर में एरियर सैलरी रिसीव हुई है, एरियर सैलरी रिसीव होने के कारण कितना टैक्स बढ़ा, तो सर आ गया 1,45,600। ठीक, 1,45,600 की फिगर यहां पर आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए? ये एरियर सैलरी अभी ना मिलके अगर पहले ही मिल जाती, कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, तो उस ईयर में मेरा कितना टैक्स लगता? मान लो तब लगता 1 लाख और आज लग रहा है 1,20,000, तो डिफरेंस 20,000 रिलीफ है। वही तो यहां किया कि अगर ये सैलरी अलग अलग ईयर में मिलती तो टैक्स 0, एक साथ मिली तो कितना टैक्स? अब 0 और टैक्स, पूरा रिलीफ ले लो। वैसे यहां है मेरा अभी मिलने से कितना टैक्स बढ़ा, पहले मिलता तो कितना टैक्स बढ़ता, बस एक्सेस को रिलीफ में डाल दो, यही रिलीफ है। अब आपका बेसिकली रिलीफ का फॉर्मेट कंप्लीट होते ही हम वापस जाएंगे प्रीवियस ईयर 22-23 में। तुम्हारी टोटल इनकम तो तुम्हें पता है 14 लाख रुपए है, तुमको टोटल टैक्स भी पता है 14 लाख रुपए का कितना है। 14 लाख रुपए का टोटल टैक्स तुम्हारा सेस वेस के साथ मिला के कितना है? 241,800। इसमें से तुम क्या करना, अभी अभी जो रिलीफ निकालोगे उसको माइनस कर देना। ठीक, अब ये हो जाएगा टैक्स पेबल, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। रिलीफ कितना मिला? ऊपर आ रहा है। सर रिलीफ मिलने के बाद क्या होगा? ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। देखो इसके अंदर एरियर सैलरी आ गई, उसका टैक्स आ गया, रिलीफ ले लो। सर अगर 3 - 6 नेगेटिव हुआ तो? इफ नेगेटिव तो रिलीफ तुम्हारा कितना हो जाएगा? निल, यानी तुमको रिलीफ नहीं मिलेगा। 3 - 6 नेगेटिव भी आ सकता है, रिलीफ 0। 3 - 6 पॉजिटिव आएगा तभी रिलीफ है। तो हमें 3 का आंसर आ चुका है। अब 4, 5 से गुजरना है, 6 पे पहुंचना है, रिलीफ आ जाएगा। तो क्या करना है? अब हमें 2 तरह का टैक्स निकालना है। 5,03,50 में जोड़ के 8,50 पे टैक्स निकालना है, और अकेला 3,50 का टैक्स निकालना है एक्सक्लूडिंग एरियर सैलरी, और स्लैब रेट ये वाला यूज करना है। लिख लो एक बार फॉर्मेट। यहां तक तो लिख चुके थे, अब ये लिखो। चलो आंसर निकाल ही लेते हैं साथ साथ। 0 से 2.5 लाख तक निल, 2.5 लाख 1 से
कितना है 4 लाख। 1 मिनट मैं भी देख लेता हूं। 4 लाख। 4 लाख पे डिफरेंस कितना है 150 का 10% 15,000। फिर 4 लाख 1 से 750 डिफरेंस कितना 350, इस पे 20% 70। और अब बैलेंस 1 लाख पे 30% 30,000। इसका टोटल कितना आ गया 1,15,000। अब इसमें सेस 3%। 1,15,000 इंटू 3% प्लस 1,18,450। लिख लो इतना, प्लीज अच्छे से लिखो। हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तुम सही कर लो, मुझे बता देना। यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट पास कर देना और स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हैं वो व्हाट्सएप मैसेज कर देना अगर मेरे यहां कोई गलती हुई है कैलकुलेशन में। तो 0 से 2.5 लाख पर नील। चलो उसके बाद 2.5 लाख से 4 लाख, तो कितना डिफरेंस हुआ 150 पे 10%, 10% 15,000। फिर 4 लाख से 7.5 लाख, कितना 20%, 20% 3,50,000 पे, 350 पे 20% 70,000, ये भी सही है। फिर 8,50,000 पे टैक्स निकालना था, तो एक्स्ट्रा कितना बचा 1 लाख पे 30%, ये भी सही है। 30,000, 70,000, 15,000, मैंने तो डबल चेक कर लिया। 3% का सेस मैंने डबल चेक कर लिया 1,18,450। डन। वीडियो रोक के आंसर लिख लिया आपने। अगला 5वां नंबर, ये तो बहुत सिंपल है। 0 से 2.5 लाख पे नील। अब बैलेंस 1 लाख पे 10% 10,000। 3.5 लाख रुपए है तो 10% के स्लैब में ही तो रहोगे, 4 लाख के नीचे ही तो हो। ठीक। अब इसमें सेस 10,000 प्लस सेस 3%, कितना 10,300। डिफरेंस 1,18,500 माइनस 10,300, 1,08,150। डिफरेंस 1,18,450 माइनस 10,300। क्या बताया सर? अगर एरियर सैलरी उसी ईयर में मिलती तो कितना टैक्स बढ़ता जिस ईयर से बिलोंग करती है? तो सर 10,300 पे तुम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो पहले, क्योंकि तुम्हारी इनकम कितनी थी 350। अब एरियर सैलरी 5 लाख बढ़ाने से तुम्हारा टैक्स यहां से यहां चला गया, तो इसका डिफरेंस 1,08,150। यानी ये एरियर सैलरी तब मिलती तो मेरा टैक्स कितना बढ़ता 1,08,150। और अब मिलने से कितना टैक्स बढ़ा? अब मिलने से मेरा टैक्स बढ़ा है 1,45,600, तो ज्यादा बढ़ गया ना। तो 1,45,600 में से 1,08,150 माइनस कर दो। रिलीफ तुम्हारा हो गया कितना 37,450। इस रिलीफ को तुम यहां माइनस कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। यानी तुमको टैक्स कितना देना है 2,04,350। बस जो टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी पहले बढ़ती वही टैक्स लायबिलिटी अभी बढ़ी है। तुम्हारे ये जो रिलीफ ये जो एरियर सैलरी है 5 लाख रुपया, ये अगर पहले मिला होता तो कितना टैक्स बढ़ता? तो वो टैक्स बढ़ता तुम्हारा कितना 1,08,150। बस वही टैक्स बढ़ रहा है तुम्हारा। बैलेंस रिलीफ मिल गया, यही रिलीफ है, द एंड है रिलीफ का। सारे स्टेप्स तुम्हारे हो चुके हैं। ये सारा स्टेप्स मैंने यहां बता दिया है। 4, 5 उसका डिफरेंस, और 3 में से 6 घटाओगे पॉजिटिव आंसर हुआ तो रिलीफ। अगर 3 में से 6 घटाने के बाद आंसर 0 आया या नेगेटिव आया तो रिलीफ 0। ऑल स्टेप्स डन। चैप्टर कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। जो गुरु मंत्र दिया था रिलीफ स्टार्ट करने से पहले पिछले थोड़े से सेशन में कि बेटा 4-5 दिन तक अभी नया चैप्टर स्टार्ट मत करो, रिवीजन का पूरा प्लान दे दिया सैलरी का, उसको फॉलो करना, खुश रहोगे। टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलेंगे। ये क्वेश्चन खुद करना है आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर, 2 तरह के स्लैब रेट दिए हुए, सीनियर सिटीजन और नॉट ए सीनियर सिटीजन।
एज यहां पे दे रखी है 68, तुम हो गए हो 22-23 में। तो अब तुम देखो 12-13 में तुम्हारी एज क्या थी, 13-14 में क्या थी, 14-15 में क्या थी। तुम सीनियर सिटीजन थे तो सीनियर सिटीजन वाला रेट लगाओ, नहीं थे तो नॉर्मल वाला रेट लगाओ। अगले पेज पे सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे जैसे अभी हमने किया है सारे स्टेप्स दे रखे हैं, रिलीफ का भी स्टेप्स दे रखा है, बन जाएगा। ये नोट कर लो। ये नोट कर चुके थे वीडियो रोक के, ये भी नोट कर चुके थे आप। 1,18,450 सेस 3%। 3% कहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, डन। 1,18,450 वीडियो रोक के लिख चुके हो, अब ये लिख लो 10,300, डन। वीडियो रोक के ये भी आंसर आ गया। अब इनका डिफरेंस, डन। और अब जो तुम्हारा करंट ईयर का डिफरेंस है और असेसमेंट ईयर 19-20 का जो डिफरेंस है वो कितना है अब 37,450, जो एक पॉजिटिव फिगर है। हेंस रिलीफ इज 37,450, डन। वीडियो रोक के लिख लिया। अब इस रिलीफ को आप अपने फाइनल आंसर से माइनस कर सकते हो। तुम्हारा जो टोटल टैक्स है करंट ईयर का इंक्लूडिंग एरियर सैलरी, उसमें से तुम इस रिलीफ को माइनस कर सकते हो, डन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।